देखिए, जीएसटी जब आया था तो जीएसटी में हमसे कहा गया जीएसटी गोइंग टू बी ए गुड एंड सिंपल टैक्स। बट रियलिटी ऐसी है नहीं है। हम सबने सोचा था गुड एंड सिंपल टैक्स होगा, नहीं बन पाया। आज भी हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं और मैं कुछ आपसे केस लॉ भी डिस्कस करूंगा जहां पे इतनी प्रॉब्लम है कि जीएसटी को, जिससे हमने गुड एंड सिंपल टैक्स के बारे में सोचा था, वो नहीं बन पाया। अब जीएसटी में अगर आप देखें तो दो पिलर है, एक होता है आउटपुट टैक्स और एक होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी जो परचेज परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं, उसके ऊपर जो आप जीएसटी पे करते हैं, तो आपको और हमको उसकी क्रेडिट मिलनी चाहिए। बट क्या जीएसटी में क्रेडिट सीमलेस है? क्या क्रेडिट मुझे विदाउट एनी प्रॉब्लम मिलती है? नहीं मिलती सर, बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है। जीएसटी में क्रेडिट लेना अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस, कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन डाले हुए हैं कि क्रेडिट लेना आसान नहीं है। और रही आउटपुट टैक्स की बात, तो आउटपुट टैक्स तो बड़ा सिंपल है कि भाई कुछ करो चाहे मत करो, टैक्स जरूर जमा करो। बट बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के, मैं तो मानता हूं आईटीसी जो है, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो एक आत्मा है, सोल है। किसी भी बॉडी में जब तक आत्मा जीवित रहेगी तब तक वो बॉडी जीवित रहती है। जहां आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को मार दिया, खत्म कर दिया, किसी की आत्मा को आपने एकदम डेड कर दिया, फिर वो रियली गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। तो चलिए, एक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं और अभी मैंने डिस्कस भी किया था। डिस्कस किनसे किया था मालूम है? एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी भी आए थे, और एक प्रोग्राम हमारा हुआ था डीजीटीएस कोलकाता जोन, दिल्ली जोन एंड मुंबई जोन। यानी आप सोचिए, मैंने ये पॉइंट उनके सामने उठाया है जो आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं। पॉइंट ये है, जीएसटी में क्रेडिट लेने के लिए चार कंडीशंस हैं कि कब आपको क्रेडिट मिलेगी। जब जीएसटी आया था तब उन्होंने चार कंडीशन डाली कि आपको क्रेडिट कब मिलेगी। कब मिलेगी? एज ए बायर आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए। यू मस्ट हैव रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज। आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो। अब इस पॉइंट पे भी हम डिस्कस करेंगे कि सप्लायर कई बार पैसा कलेक्ट कर लेता है, जीएसटी कलेक्ट कर लेता है, बट जमा नहीं कराता, तो क्या बायर को क्रेडिट नहीं मिलेगी? हम करेंगे इस पॉइंट पे भी डिस्कशन। बट प्रोविजन तो यही कहता है कि सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो, चाहे थ्रू ई कैश लेजर या ई क्रेडिट लेजर। एंड चौथी कंडीशन है कि एज ए बायर, एज ए रिसिपिएंट, आप रेगुलरली जीएसटी का रिटर्न भर रहे हो। तो चार कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती है। एज ए बायर आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी हो। दूसरा, आपने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर लिए हो। तीसरा, आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो। और चौथा, आप एज ए रिसिपिएंट, एज ए बायर, आप जीएसटी का रेगुलरली रिटर्न भर रहे हो। अब देखिए, पांचवी कंडीशन इनने ऐड की, और पांचवी कंडीशन आई थी फाइनेंस बिल 2021, जो फाइनेंस एक्ट, पिछले साल का जो बजट था। पांचवी कंडीशन वहां से डाली गई, एंड जिसको इनने नोटिफाई किया 1 जनवरी 2022 से। 1 जनवरी 2022 से। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से क्या होगी कि आप मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे, सारी चीजों को बड़े ध्यान से सुनेंगे। एंड मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने ध्यान से मेरी बातें सुनी, तो आपको चांद पे मैं भेज पाऊं या ना भेज पाऊं, पर जीएसटी के जितने टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, आपको समझ में जरूर आ जाएंगे। हम ऐसा नहीं है सब कुछ डिस्कस करेंगे, नहीं, थोड़ा करेंगे पर अच्छा करेंगे और पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे।
तो पांचवी कंडीशन क्या थी? पांचवी कंडीशन ये थी कि जिस इनवॉइस एंड डेबिट नोट पे आप एज ए बायर, एज ए रेसिपिएंट क्रेडिट ले रहे हैं, उस इनवॉइस को आपके सप्लायर ने, मान लीजिए मैं सप्लायर दिल्ली में हूं और आप मेरे बायर हैं सारे के सारे भोपाल में, मध्य प्रदेश में, जिस इनवॉइस और डेबिट नोट पे आप क्रेडिट ले रहे हैं, वो इनवॉइस एंड डेबिट नोट आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में दिखा दी हो और वो आपके 2B में, जीएसटीआर 2B में ऑटो पॉपुलेट हो गई हो, पांचवी कंडीशन। और कब से नोटिफाई हुई? 1 जनवरी 2022 से। पिछले साल बजट में अनाउंस हुई थी, यूनियन बजट 2021 में अनाउंस हुई थी। तो पहला क्वेश्चन अब हम सबके सामने, सर प्रायर टू 1 जनवरी 2022 हमारे पास दो स्टेटमेंट होते थे एज ए बायर, मेरे पास जीएसटीआर 2A होता था एंड जीएसटीआर 2B होता था। जीएसटीआर 2A डायनेमिक स्टेटमेंट है, वो एकदम अपडेट होता रहता है रियल टाइम बेसिस पे, और जीएसटीआर 2B स्टैटिस्टिक स्टेटमेंट है, स्टैटिस्टिक स्टेटमेंट। तो अब पहला क्वेश्चन जो हम सबके सामने है और जो हमको रिजॉल्व करना है, क्या प्रायर टू 1 जनवरी 2022 जब ये पांचवी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं थी, बट जीएसटीआर 2A और 2B दोनों था, तो मेरा क्वेश्चन आप सभी को है, आप सब चैट बॉक्स में भी मुझे यस या नो करके आंसर कीजिएगा। वेदर क्रेडिट इन द हैंड्स ऑफ बायर, recipient is dependent upon GSTR 2A or 2B for the period prior to 1 जनवरी 2022। मेरा सिंपल क्वेश्चन, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रायर टू 1 जनवरी 2022 मेरी क्रेडिट, बायर की क्रेडिट, क्या 2A या 2B पे डिपेंडेंट थी? यस या नो कीजिए, आप चैट बॉक्स में यस या नो कीजिए, जो आपको समझ में आता हो, जो आप मानते हो। तो कोई सुरेंद्र कुमार हैं, उनने कहा सर 2A पे डिपेंडेंट थी। कोई शिवांश हैं, उनने भी कहा 2A पे डिपेंडेंट थी। तो कुछ लोगों के आंसर नो में आ रहे हैं, कुछ लोगों के आंसर यस में भी हैं, जैसे कोई मलिक टैक्स कंसल्टेंसी हैं, उन्हें यस में आंसर दिया। कुछ लोग कहते हैं हाँ सर 2A पे तो डिपेंडेंट थी। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप सबको आज कंक्लूड करना है वाला सब्जेक्ट मैटर। क्या जीएसटीआर 2A का कोई रेफरेंस है? क्या लॉ में था? या 2B का कोई जीएसटी एक्ट, जो हमारा प्रोविजन बोला जाता है, एक्ट बोला जाता है, कोई रेफरेंस था? एज ए लॉयर मैंने एक चीज सीखी है कि रूल जो होते हैं वो सबऑर्डिनेट होते हैं। किसके? प्रोविजन ऑफ द एक्ट के। रूल आर ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू द एक्ट। रूल कभी एक्ट को सुपरसीड नहीं कर सकते। ये 2A और 2B रूल के जरिए इंट्रोड्यूस किए गए, रूल के जरिए इंट्रोड्यूस किए गए, पर एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं था, कोई प्रोविजन नहीं था। एक्ट में पहली बार इन्हें प्रोविजन डाला, पांचवी कंडीशन, कि जिस इनवॉइस एंड डेबिट नोट पे आप क्रेडिट ले रहे हैं, उसको आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में दिखा दिया हो, और जो आपके 2B में ऑटो पॉपुलेट हो गया हो। तो कभी मुझे कोर्ट में जाके अगर आर्ग्यू करना पड़ेगा ना, तो मैं ये आर्ग्यू यही करूंगा, मिलॉर्ड ये पांचवी कंडीशन एक ऐसे स्टेटमेंट की बात करती है जहां पे मुझे अपने क्रेडिट को चेक करना पड़ेगा, और वो स्टेटमेंट है जीएसटीआर 2B। 2A का कोई रेफरेंस नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है। मुझे तो सिर्फ 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी?
कि एज ए बायर मेरे पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी हो। सेकंड, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर लिए हो। थर्ड, मेरे सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो। एंड चौथा, एज ए बायर मैं रेगुलरली जीएसटी का रिटर्न भर रहा हूं। सिर्फ मुझे 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। 2A से या 2B से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और देखिए, मैं आपको प्रूव करके देता हूं, प्रूव करता हूं आपके सामने। मान लीजिए प्रायर टू 1 जनवरी 2022, मान लीजिए मैं आपका सप्लायर और आप मेरे सारे बायर, मैंने अपना GSTR1 भरा, पर मैंने आपकी जीएसटिन, जो बायर की जीएसटिन नंबर होता है, वो गलत फर्निश कर दिया। आपके 2A में नहीं आया ना? नहीं आएगा। अगर मैंने आपका जीएसटिन नंबर गलत भर दिया तो आपके 2A में नहीं आएगा। अब आप बताइए, आपके पास जो इनवॉइस की कॉपी है वो एकदम करेक्ट है, उसमें करेक्ट जीएसटिन नंबर है, बट सप्लायर ने गलती कर दी, उसने आपका गलत जीएसटिन नंबर भर दिया। आपने गुड्स भी रिसीव किए थे, आपके सप्लायर ने 3B में पेमेंट भी किया था, आप रेगुलरली रिटर्न भी भर रहे हैं, तो क्या 2A पे भी डिपेंडेंट होगी? कई लोगों ने चैट बॉक्स में 2A की बात की कि मेरी क्रेडिट 2A पे डिपेंडेंट थी। 2A में नहीं आ रहा, बट क्या मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी? दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, हमारी B2B सप्लाई थी, रजिस्टर्ड सप्लायर टू रजिस्टर्ड रिसिपिएंट। अब मैंने गलती से इसको B2C में दिखा दिया, तो आपके 2A में आएगी क्या? नहीं आएगी, नहीं आएगी। बट आपके पास B2B की इनवॉइस है, तो क्या आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी? क्या 2A पे डिपेंडेंट है? नहीं सर, नहीं, नहीं। मैंने GSTR1 भरा, मान लीजिए भरा मैंने, एक केस ऐसा होता है भरा तो आपके 2A में आ गया, पर ऐसा भी तो केस हो सकता है कि मैंने 1 नहीं भरा, आपके 2A में नहीं आ रहा, पर 3B मैंने भरा है, टैक्स का पेमेंट मैंने किया है, अब 2A में नहीं आ रहा, तो मुझे क्या क्रेडिट नहीं मिलेगी? तो जिन जिन ने ये कहा मुझसे चैट बॉक्स में कि 2A पे डिपेंडेंट थी, सबसे पहले मेरी तरफ से मेरी सबमिशन ये होगी, प्रायर टू 1 जनवरी 2022 मेरी क्रेडिट ना 2A पे डिपेंडेंट थी ना 2B पे डिपेंडेंट थी। अगर मैंने 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो मुझे क्रेडिट मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। एम आई करेक्ट? प्रायर टू 1 जनवरी 2022। अब पोस्ट 1 जनवरी 2022 की बात करते हैं। पोस्ट 1 जनवरी 2022 5वीं कंडीशन डाल दी गई, और 5वीं कंडीशन में इनने कह दिया, बिमल आप जिस इनवॉइस और डेबिट नोट पे क्रेडिट ले रहे हैं एज ए बायर, आप जिस इनवॉइस एंड डेबिट नोट पे क्रेडिट ले रहे हैं वो आपके सप्लायर ने GSTR1 में डाली हो और आपके 2B में ऑटो पॉपुलेट हो गई हो। तो इसमें भी 3 चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहली चीज कि क्या पोस्ट 1 जनवरी 2022 अब मेरी क्रेडिट 2B पे डिपेंडेंट है? यस या नो कीजिए पहले चैट बॉक्स में। पोस्ट 1 जनवरी, अब नाउ ये प्रोविजन है, एक्ट का प्रोविजन है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज AA, इसको प्रोविजन ऑफ द एक्ट बना दिया गया। अब तो एक्ट में डाल दिया गया, अब ये बाय वे ऑफ रूल नहीं है। तो पोस्ट 1 जनवरी 2022 मेरी क्रेडिट, बायर की क्रेडिट क्या 2B पे डिपेंडेंट है? GSTR 2B पे? नीलेश कुशवाहा जी हैं, हमारे साथी हैं, डायनेमिक हमारे कन्वेनर हैं, उनने ही नो किया है पूरे चैट बॉक्स में। कोई हेमंत जैन है, उनने भी नो किया है। 2B की बात चल रही है, 2A की तो कोई बात नहीं चल रही। हम 2A की अब कोई बात नहीं कर रहे, 2B की बात कर रहे हैं। और विश्वास मानिए, पोस्ट 1 जनवरी 2022 मेरी क्रेडिट सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज AA, कोई के
केडी अकाउंट सर्विस है, उनने पूछा सर प्लीज रिपीट, सर भी नहीं लिखा, उन्हें तो सिंपल लिखा प्लीज रिपीट सेक्शन नंबर, तो मैंने उनके लिए रिपीट कर दिया। अब टू बी की इंपॉर्टेंस है, टू ए का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है पोस्ट 1 जनवरी 2022। सो दूसरी बात आप कंफर्म कर लीजिए कि मेरी क्रेडिट अगर 1 जनवरी 2022 के बाद है तो मुझे अपनी क्रेडिट को टू बी में देखना पड़ेगा। अगर टू बी में नहीं आएगी तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो अब इसके लिए मैं कुछ चीजें आपसे डिस्कस करूं और ध्यान से सुनिए और ये समझना पड़ेगा। और ईशांत बंसल हैं, उन्होंने कहा सर टू ए जस्ट फॉर रेफरेंस, यस टू ए इज जस्ट फॉर द रेफरेंस। अब ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए पोस्ट 1 जनवरी 2022 की बात करते हैं, सप्लायर ने GSTR1 भरा और गलती से उसने आपका जीएसटी नंबर गलत डाल दिया अपने GSTR1 में। पहले भी गलती करता था ये सप्लायर, पोस्ट 1 जनवरी भी उसने गलती कर दी और जीएसटी नंबर गलत दिखा दिया। आपके टू बी में ऑटो पॉपुलेट करेगा क्या? नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो क्या आपको क्रेडिट मिल जाएगी? पोस्ट 1 जनवरी 2022 आपके टू बी में ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ क्योंकि आपके सप्लायर ने जीएसटी नंबर गलत फर्निश कर दिया था। आपको क्रेडिट मिल जाएगी। सर पोस्ट 1 जनवरी 2022 अब आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। प्रायर टू 1 जनवरी 2022 तो आप आर्ग्यू कर सकते हैं, बट 1 जनवरी 2022 के बाद आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। जब तक टू बी में नहीं दिखेगा तब तक क्रेडिट नहीं मिलेगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, B2B सप्लाई थी पर मैंने B2C दिखा दिया पोस्ट 1 जनवरी 2022, आपके टू बी में ऑटो पॉपुलेट नहीं करेगी। तो क्या आप क्रेडिट ले लेंगे? अब सर नहीं मिलेगी क्योंकि अब तो प्रोविजन में कह दिया है कि आपके टू बी में ऑटो पॉपुलेट होनी चाहिए। यानी अगर अब आपके सप्लायर ने गलती की और आपके टू बी में ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। ये मेरी सेकंड बात थी। तो पहले आप चैट बॉक्स में बताइए कि आप मेरी बात समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो यस लिखिए, नहीं समझ पाए तो नो लिखिए प्लीज, और ऑनेस्टली, क्योंकि टाइम हमें वेस्ट भी नहीं करना है। अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो हम एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में मूव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपकी कंसंट्रेशन, आपका ध्यान मेरी ओर, मेरी बातों की ओर होना चाहिए। तो पहले आप लोग यस कीजिए कि आप मेरी बात सब समझ गए हैं। चलिए, तो मैक्सिमम बंदे हैं, सबने यस कहा मेरे से कि हाँ सर समझ में आ गया है। अब तीसरी बात आपके सामने रखता हूं, तीसरी बात आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए टू बी में आ गया, एज्यूम कर लीजिए टू बी में आ गया, तो क्या आप क्रेडिट ले लेंगे? क्वेश्चन को मैंने ऐसे फ्रेम किया, टू बी में आ गया तो क्या आप क्रेडिट ले लेंगे? एक एग्जाम्पल लेता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए बिमल जैन ने 26 फरवरी, आज 26 फरवरी है ना, एक इनवॉइस रेज किया दिल्ली से इनवॉइस रेज किया 26 फरवरी को। अब फरवरी मंथ का GSTR1 में भरूंगा तो मैंने दिखा दिया उस इनवॉइस को फरवरी मंथ में, जो आपके टू बी में भी ऑटो पॉपुलेट हो गया। लेकिन आपको गुड्स रिसीव हुए हैं 5 मार्च को, 5 मार्च को, क्योंकि दिल्ली से भोपाल जाने में टाइम लगेगा ना। 26 फरवरी को डिस्पैच किया और 5 मार्च को आपको भोपाल में माल मिला। तो जब फरवरी मंथ का आप टू बी देख रहे थे तो बिमल ने अपने GSTR1 में दिखाया, आपके फरवरी मंथ के टू बी में ऑटो पॉपुलेट भी हो गया, पर आपको गुड्स कब रिसीव हुआ? 5 मार्च को। मेरा सिंपल क्वेश्चन, टू बी में आ रहा है,
फरवरी मंथ के टू बी में आ रहा है, पर आपने गुड्स रिसीव नहीं किए हैं, तो क्या आपको फरवरी मंथ में क्रेडिट मिल जाएगी? यस एंड नो कीजिए, बताइए। यस एंड नो कीजिए, सबसे पहले ये बताइए, यस एंड नो मिलेगी क्या? हाँ या ना, पहले ये बताइए। मुझे पहले ये समझना है आपसे कि जिस माल को आपने फरवरी में रिसीव नहीं किया, क्या फरवरी की क्रेडिट आप ले लेंगे? मुझे ये बताइए। तो अब आप लोग कुछ आंसर भी कर रहे हैं, यस नो भी कर रहे हैं। अब मैं आपको आंसर कर दूं, आपको फरवरी मंथ में क्रेडिट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने गुड्स रिसीव नहीं किए। अब आपको पांचों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, पांचों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। कौन सी पांच? टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए, गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर लिए हों। रिसीव कब किया? मार्च में। तो फरवरी में क्रेडिट कैसे मिलेगी? आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो, आप रेगुलरली रिटर्न भर रहे हो और आपके टू बी में ऑटो पॉपुलेट हो गया हो, तो इसमें एक ही कंडीशन सेटिस्फाई अब नहीं हुई कि आपने गुड्स रिसीव नहीं किया था फरवरी में, यानी फरवरी में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताइए कि टू बी में आ रहा है, बट फिर भी मुझे चेक करना पड़ेगा अदर कंडीशंस को, तभी मुझे क्रेडिट मिलेगी। ये वाली बात आप समझे या नहीं समझे? पहले यस और नो कीजिए कि हाँ सर, अब ये खुल रहा है हमारा, ये जो द्वार है हमारे हमारे द्वार खुल रहे हैं। आप हाँ बोलिए कि हाँ समझ में आ रहा है, यस कीजिए, तो मुझे लगेगा मेरी ऑडियंस अब मेरी बात समझ पा रही है। हाँ कीजिए आप लोग। वेरी वेल डन। सो आप लोगों ने सबने हाँ किया, बहुत अच्छी बात। तो कम से कम ये तो अच्छा हुआ कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब एक और चीज से कनेक्ट करूं मैं, एक और चीज कनेक्ट करता हूं। टू बी में नहीं आ रहा, टू बी में नहीं आ रहा, फिर भी क्या मुझे क्रेडिट मिलेगी? कुछ केसेस में आपके सामने प्रेजेंट करता हूं कि टू बी में नहीं आ रहा, फिर भी मुझे क्रेडिट मिलेगी क्या? मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, एग्जाम्पल सुनिए आप। जब आप इंपोर्ट करते हैं, गुड्स का इंपोर्ट करते हैं, तो आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, कस्टम ड्यूटी पे करते हैं इंक्लूडिंग आईजीएसटी, करते हैं ना? वो ऑटोमेटिकली टू बी में नहीं आती, आपको आइस गेट के जरिए उसको अपने टू बी में इंसर्ट, एक प्रोसेस है, इंटीग्रेट करना पड़ता है, तब आके आपके टू बी में ऑटो पॉपुलेट करती है, ऑटोमेटिकली नहीं आती। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल की, कस्टम ड्यूटी एंड आईजीएसटी पे किया, आईजीएसटी की क्रेडिट जब मेरे टू बी में मान लीजिए ऑटो पॉपुलेट नहीं हुई, तो क्या मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी? 100% मिलेगी, 100%। अब प्रॉब्लम यह है कि डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को आइस गेट और जीएसटीएन कॉमन पोर्टल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिससे जो भी मैं इंपोर्ट पे करूं वो मेरे टू बी में इंटीग्रेट कर जाए, टू बी में ऑटो पॉपुलेट कर जाए। मैं क्यों मैकेनिकल प्रोसेस से आइस गेट पे जाऊं, आइस गेट से डेटा पुल करूं, फिर टू बी में उसको इंटीग्रेट करूं? क्रेडिट मुझे मिलनी चाहिए। एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी होती है ना, आरसीएम की लाइबिलिटी, एज ए रिसिपिएंट जब आप पे कर रहे होते हैं, जब आप एज ए रिसिपिएंट पे कर रहे होते हैं, तो आपको मालूम है ना कि आप खुद ही पे कर रहे होते हैं, जो आपके टू बी में ऑटो नहीं आती। तो क्या क्रेडिट टू बी पे डिपेंडेंट है? क्वेश्चन ये बना। आरसीएम की लाइबिलिटी जो आप पे कर रहे हैं, आप खुद पे कर रहे हैं, जो टू बी में ऑटो पॉपुलेट नहीं होती, तो क्या वो क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगी? आप लोग बताइए, मिलेगी या नहीं मिलेगी? यस एंड नो। चैट बॉक्स में यस एंड नो कीजिए, मिलेगी या नहीं मिलेगी?
आप लोग सबसे पहले बताइए कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, यस और नो। आरसीएम की लाइबिलिटी, कोई बीके बोथरा है, उनने मना कर दिया सर नहीं मिलेगी। आप सबसे पूछ रहा हूं, अकेले बोथरा जी आंसर क्यों दें? जो आरसीएम की लाइबिलिटी आप पे करते हैं उसकी क्रेडिट आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, प्लीज बताएं। बिल्कुल 100% मिलेगी, 100% मिलेगी, विश्वास मानिए, क्योंकि आरसीएम आप खुद पे कर रहे होते हैं। एंड आरसीएम की क्रेडिट सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स है, जो आपको जरूर मिलेगी। यानी टू दैट एक्सटेंट एक क्लैरिटी का होना जरूरी है। गवर्नमेंट को एक सर्कुलर इशू करना चाहिए और उनको कहना चाहिए फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, फॉर रिवर्स चार्ज, ये सारी क्रेडिट रिसिपिएंट पे डिपेंडेंट है, बायर पे डिपेंडेंट है। अगर बायर ने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, और दूसरी बात, गवर्नमेंट को कुछ पोर्टल, जीएसटी कॉमन पोर्टल को कुछ इस तरीके से करना चाहिए कि ये चीजें ऑटो लिंक्ड हो जाए, इंटरलिंक्ड हो जाए। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मैंने एग्जांपल आपको दिया, राइट? अगर ये हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम में डेफिनेटली कंक्लूड कर जाएगी। तो मैंने आपको ये सारी बात समझा दी। तो 3 बातें समझाई मैंने आपको। क्या समझाई? प्रायर टू 1 जनवरी 2022 पहले मेरी क्रेडिट ना 2A पे डिपेंडेंट थी ना 2B पे डिपेंडेंट थी। दूसरी बात मैंने आपको क्या समझाई? 1 जनवरी 2022 के बाद, ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2022 मेरी क्रेडिट जो है वो 2B पे डिपेंडेंट है। अगर सप्लायर ने कोई गलती कर दी, गलत जीएसटी नंबर डाल दिया, B2B को B2C बना दिया, इंटर को इंट्रा बना दिया या वाइस वर्सा, अगर 2B में नहीं आया तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। और तीसरी बात मैंने आपको समझाई कि 2B में आ भी गया तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगी, आपको अदर कंडीशंस देखनी है। और यह भी समझाया कि 2B में नहीं आया फिर भी आपको क्रेडिट मिलेगी। तो मैंने ये 3 बड़ी बड़ी बातें आपको समझाई। तो अब मैं चौथी बात की ओर मूव करूं, सबसे पहले आपसे सहमति ले लूं कि हाँ सर, ये 3 बातें अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में इन कर गई है, हाँ या ना? बताइए चैट बॉक्स पे, यस कीजिए कि हाँ सर एकदम इन कर गई है एंड नो डाउट। तो मैं आपका हाँ देखना चाह रहा हूं चैट बॉक्स पे, प्लीज बताएं। यस बताइए आप लोग। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने जब इस बात को कह दिया कि हाँ बात समझ में आ गई है, अब कुछ एक लोग जो नो करेंगे, मेरे पास कोई आंसर नहीं है। जैसे कोई एक है साथी जिनने अभी नो किया, मुझे नहीं मालूम कौन थे वो। अभी एक थे जिनका हाँ, कोई निर्मेश राठी हैं। सर बहुत मुश्किल है, इतनी हाँ के बीच अगर किसी एक का ना आएगा तो आप समझ लीजिए आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान से सुनना है और ध्यान से सुन के आगे की ओर बढ़ना है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, इस बजट में क्या बदलाव आया? यूनियन बजट 2022 में क्या बदलाव आया? इनने ये कहा, विमल आपकी क्रेडिट 2B में आ गई, 2B में आ गई, लेकिन फिर भी आपको सेक्शन 38 में जाना है और वहां जाके ये देखना है कहीं ये रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 5वीं कंडीशन कहती है कि आपके 2B में आनी चाहिए। बजट 2022 ने एक 6वीं कंडीशन डाली और उनने कहा, विमल जो आपके 2B में आ गया है ना, जो आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, आप ये इंश्योर कर लीजिएगा कि सेक्शन 38 में जाके
वो कहीं रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। उफ, क्रेडिट लेना अपने आप में, हे भगवान, हे भगवान, इनने तो एक आत्मा जो है ना, हमारी सोल, जिसमें हम सांस लेना चाहते हैं, ये कहते हैं हम सांस लेने नहीं देंगे। अगर सांस तुम्हें यहां से भी मिल रही है ना, यहां से भी सांस को रोक देंगे। यहां से सांस आ रही है तो यहां से भी रोक देंगे। पर जो प्रोविजन है, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर लूं, फिर मैं इसके ऊपर बात करूंगा आपसे। यानी छठवीं कंडीशन ये बोलती है कि जो टू बी में ऑटो पॉपुलेट हुआ, आप नहीं ले सकते। अगर 38 सेक्शन 38 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो बजट 2022 में प्रपोज किया गया है, फाइनेंस बिल 2022 में 6 रिस्ट्रिक्शन डाल दी हैं कि आपको 6 रिस्ट्रिक्शन देखनी पड़ेंगी। अगर ये 6 रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो क्रेडिट ले लीजिए। अगर ये 6 रिस्ट्रिक्शन अगर आपके ऊपर हैं तो आपको क्रेडिट, एनी कोई रिस्ट्रिक्शन आउट ऑफ 6, अगर कोई एक रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो पहले 6 जो रिस्ट्रिक्शन है उनको सुन लेते हैं, सेक्शन 38 के अंदर पहली रेस्ट्रिक्शन उन्होंने क्या डाली? उन्होंने कहा, बिमल, अगर किसी ने नया रजिस्ट्रेशन लिया है तो हम फॉर स्पेसिफाइड पीरियड आपके क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन लिया तो कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए हम आपके क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। यानी इनने अपने हाथ में पावर ले लिया कि कुछ नए रजिस्ट्रेशन के केस में वो आपको क्रेडिट स्पेसिफाइड पीरियड के लिए नहीं देंगे, इवन दो टू बी में ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। मैंने इनसे पूछा, सर ये आप क्या कर रहे हैं? लॉ में तो ये कहता है कोई अगर नया रजिस्ट्रेशन लेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन, तो मुझे पुराना 1 साल की पूरी क्रेडिट मिल जाती थी। आपने ये प्रोविजन क्यों डाला? उन्हें क्या आंसर दिया मुझे मालूम है? उन्हें आंसर दिया, बिमल जी आपको मालूम नहीं है, कुछ ऐसे चोर हैं जिनके बारे में हमें मालूम होगा, और अगर वो रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो हम कुछ पीरियड स्पेसिफाइड कर देंगे जिनके लिए उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अब वेट एंड वॉच कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन उनके पास है और ये किन टैक्स पेयर के लिए ये स्पेसिफाई करने वाले हैं। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 जो रेस्ट्रिक्शन है आपकी, रेस्ट्रिक्शन नंबर 2, अगर आप एज ए टैक्स पेयर डिफॉल्ट करते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स, इफ यू आर डिफॉल्टिंग इन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड दैट डिफॉल्ट कंटिन्यूज फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, तो 2 बातें की कि कोई डिफॉल्टर है और एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए वो डिफॉल्ट कंटिन्यू करता है, तो उस बंदे को क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। ही विल नॉट गेट, इवन दो उसके टू बी में ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा। तीसरी रेस्ट्रिक्शन, जो आउटपुट टैक्स आपने जीएसटीआर 1 में दिखाया and that is exceeding the output tax paid by you through GSTR 3B and that crosses specified limit. So मान लीजिए GSTR 1 में 1 लाख रुपए आपने आउटपुट टैक्स दिखाया, पर आपने पे किया 50,000 थ्रू GSTR 3B, और ये स्पेसिफाइड लिमिट को अगर क्रॉस करता है, देन दिस इज थर्ड रेस्ट्रिक्शन कि इवन दो टू बी में आ रहा होगा आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। चौथी रेस्ट्रिक्शन, आपने 3B में क्रेडिट ली एंड दैट इज एक्सीडिंग क्रेडिट as auto populated in GSTR 2B and exceeding the specified limit. Simple language,
कि आपने 1 लाख रुपए 3B में क्रेडिट ले ली और 2B में से 50,000 रुपए आ रही थी, एंड दैट इज क्रॉसिंग स्पेसिफाइड लिमिट, यानी आपके लिए एक और रेस्ट्रिक्शन, अगर आप इस रेस्ट्रिक्शन में फॉल कर गए तो इवन दो 2B में क्रेडिट आ रही होगी पर आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। पांचवी रेस्ट्रिक्शन, और ये रेस्ट्रिक्शन तो आप सुनेंगे ना तो आपको हंसी आने लगेगी, आपको ये लगना लगेगा कि बिमल जी ईज ऑफ बिजनेस की धज्जियां उड़ा दी हैं इनने। मैं टैक्स पेयर हूं, मेरा ई क्रेडिट लेजर है, मेरा ई क्रेडिट लेजर है। अब ई क्रेडिट लेजर मैं यूज कर सकता हूं ना, पर अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं नहीं आप अपना ई क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते, हम रिस्ट्रिक्शन कर देंगे 1% का, 2% का, 3% का रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, 4% का रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उतना आप यूज नहीं कर पाएंगे, यानी उतना तो आपको कैश लेजर से पे करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरे ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस भी होगा, पर ये मुझे पूरा यूज भी नहीं करने देंगे, और मुझसे कहते हैं उतना ई कैश लेजर से जमा करो, तो मेरी वर्किंग कैपिटल चोक नहीं हो गई, ब्लॉक नहीं हो गई। देखिए एक रूल 86B था, 86B, और कब से आया मालूम है? 1 जनवरी 2021 से, 2021 से रूल के जरिए ऑलरेडी इनने स्पेसिफाई कर दिया था कि ई क्रेडिट का जो लेजर बैलेंस है आप उसे पूरा यूटिलाइज नहीं कर सकते। और उस 86B में क्या कहा है उनने? उन्हें ये कहा कि जो टैक्स पेयर टैक्सेबल सप्लाईज करता है अदर देन एग्जेम्प्टेड एंड जीरो रेटेड, एक्सपोर्ट जो कर रहा है और 50 लाख रुपए से ज्यादा की उसकी सप्लाई है रिलेवेंट टैक्स पीरियड में, यानी टोटल देखे तो 6 करोड़ रुपए है, तो इनने कहा हम आपके ई क्रेडिट लेजर को restrict कर देंगे, there would be restriction on utilization of your e-credit ledger। 86B पहले ही आ गया था, प्रोविजन आप डाल रहे हैं लोग, यानी मैं बार बार कहता हूं रूल आर सबऑर्डिनेट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। पहले प्रोविजन होना चाहिए एक्ट के अंदर, फिर आप रूल लेके आइए। ये उल्टा ही करते हैं, बेटा पहले आ जाता है, बाप बाद में मालूम पड़ता है। तो अब इनने क्या किया, बैकडोर एंट्री से प्रोविजन को ला दिया, यानी उस रूल को अगर हम कहीं लिटिगेट करें तो इनने अब प्रोविजन में डाल दिया। बट प्रोविजन, मैंने पूछा इनसे सर ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा बिमल जी आपको मालूम नहीं है, ऐसे बहुत से टैक्स पेयर हैं जो टैक्स इवेट करते हैं, उसमें कुछ एक्सेप्शन भी दिए हुए हैं, एक्सेप्शन रूल 86B में डाले गए हैं कि मान लीजिए अगर कैपिटल गुड्स की क्रेडिट है जो आपकी एक्यूमुलेट हो रही है तो आप कमिश्नर के पास जाइए, कमिश्नर आपको परमिट कर देगा कि आप यूटिलाइज कर लीजिए, पर कमिश्नर के पास जाइए और कमिश्नर आपको परमिट कर देगा, ये लाइन सुनने में कितनी अच्छी लगती है ना, एक्चुअल में होती नहीं है, बहुत सी दिक्कतें हैं। बट ये पांचवी रेस्ट्रिक्शन हुई, और छठवीं रेस्ट्रिक्शन क्या हुई? फॉर स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन, वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि इवन दो आपके 2B में आ रहा है पर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में पहले 6 कंडीशन सेटिस्फाई कीजिए और फिर 38 में आके 6 रेस्ट्रिक्शन को चेक कीजिए। अगर आप किसी भी एक रेस्ट्रिक्शन में फॉल कर गए तो इवन तो आपके 2B में आ रहा होगा आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। और वो 6 रेस्ट्रिक्शन क्या है, एक बार क्विकली रिकैप करूं। नया रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, defaulter in payment of tax and continues to default for a specified period, output tax as per GSTR 1 exceeds of output tax
paid through GST or 3B and exceeds specified limit. Fourth, credit taken in 3B exceeds credit coming in 2B and exceeds specified limit. Fifth, there would be restriction on utilization of e-credit ledger. And last, for specified class of person. यानी 6 restriction डाल दी, तो 6 condition and 6 restriction. अब इतना सब देखने के बाद अब आपको तय करना है कि आपको क्रेडिट मिलेगी या नहीं मिलेगी. सर, ईज ऑफ बिजनेस की धज्जियां उड़ा दी हैं. हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हाई कोर्ट के जज को जब ये कहना पड़ा, गुजरात हाई कोर्ट के जज को, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग हैं जो मुझे ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं या लिंक्डइन पे या फेसबुक पे, बट ये ईज ऑफ बिजनेस नहीं है. और स्पेसिफाइड पीरियड जैसे केडी अकाउंट सर्विस है, पता नहीं अभी तक उनने स्पेसिफाइड पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया है. केडी भाई साहब, उनने कहा है फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, बताएंगे फ्यूचर में बताएंगे. सो आप अपनी पढ़ाई जारी रखें केडी भाई साहब हमारे साथ, तो जब चेंज आएगा तब हम आपको अवगत कराएंगे. बट मैं किस पॉइंट पे था कि हाई कोर्ट के जज को जब ये बोलना पड़ा कि चंद्रमा पे जाना आसान है, इट इज इजी टू गो टू ए मून rather than to understand the GST law. कई बार बाकी देखिए अभी क्या हुआ, आप लोग आप सब सहमत होंगे मेरे से, और मैं आपसे पूछ भी लेता हूं. मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक पोल रन किया था. पोल रन किया था. पोल क्या था मालूम है? पोल बड़ा सिंपल था. मैंने कहा आप जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट तो देना चाहते नहीं हो. तो सोमेन दास हैं, कोई हमारे बंगाली दादा हैं, आईटीसी को पूरी तरह से डिसअलाउ करने का निकाल दे बेटर होगा, इससे निकाल दें बेटर होगा. जितना मैं सोमेंदा की बात समझ पाया जो चैट बॉक्स में सोमेंदा ने डाली, मैंने अपने उस ट्विटर पे जो पोल किया था, पोल यही किया था डियर फ्रेंड्स, कि सर आप क्रेडिट तो देना चाहते नहीं, और आपने जो आत्मा है उसको मार दिया है, उसको कुचल दिया है. इतने कंडीशन, इतने रिस्ट्रिक्शन, आपका मन ही नहीं है कि बेचारा क्रेडिट ले. तो मैंने उनसे सजेस्ट किया, मैंने पोल पे लोगों से पूछा कि आप क्या चाहते हैं. भाई ठीक है, तुम क्रेडिट देना नहीं चाहते, मत दो, खत्म कर दो, क्रेडिट नहीं दोगे तो जीएसटी की जो रेट है ना आपके, सबके रेट कम कर दो, 50% से नीचे कम कर दो, रेट ही कम कर दो, सारे जीएसटी के जो रेट स्लैब हैं उनको कम कर दो, मत दो क्रेडिट मुझे. इस क्रेडिट को देना और ना देना सेम है, क्योंकि आपने इतने सारे रेस्ट्रिक्शन कर रखे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा. तो आप कम से कम जीएसटी के रेट को कम कर दो. मैंने ये पोल किया था, तो कितने लोग एग्री करते हैं और कितने लोग एग्री नहीं करते हैं, मैंने ये पोल किया था. सोमेन दादा, मैंने ये पूछा था लोगों से कि कितने लोग एग्री करते हैं, कितने लोग क्योंकि आईटीसी तो आप देना चाहते ही नहीं, तो जीएसटी के रेट कम कर दो, आप यही बेटर होगा. तो आपको मालूम है क्या वोट बैंक आया था? 90%, टोटल 900 से ज्यादा के वोट आए थे मेरे पास उस पोल पे, और 90% से ज्यादा लोगों ने कहा सर जीएसटी के रेट कम कर दो. आईटीसी तो आप देना चाहते नहीं, आईटीसी तो आप देना चाहते नहीं, आप जीएसटी के रेट कम कर दो. 90% से ज्यादा लोगों ने इस बात को कहा. पर इससे जीएसटी जो वैल्यू एडिशन टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है. आप क्रेडिट नहीं देना चाहते, तो जो सप्लाई चेन पे वैल्यू एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने कुचल दिया, मार दिया. यही मैं कहना चाह रहा हूं. विथ सो मेनी कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन, मेरी समझ से बाहर है. तो ये पहला बर्निंग टॉपिक था. विथ ऑल क्लैरिटी मैंने बर्निंग टॉपिक भी डिस्कस किया, उसका इंटरप्ले किया बजट में जो चेंज आया. बजट
2022 में। आप लोग कम से कम चैट बॉक्स पे अब ये बताइए कि सर पहला टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। से यस इन ए चैट बॉक्स। मुझे भी लगेगा कि हाँ चलिए आपने समझ लिया तो ये अच्छी बात है और हम आगे की ओर बढ़े। फिर बताइए चैट बॉक्स पे से यस, सो दैट विल हेल्प मी कि यस आपको मेरी बात समझ में आ गई। सो आपका यस आना चाहिए चैट बॉक्स के अंदर। ऑल राइट, अब दूसरा पार्ट करते हैं। चलिए दूसरा पार्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स हैं, आप लोग इतना अच्छा अच्छा डाल रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। चलिए अब दूसरा पार्ट करते हैं। मैं सप्लायर हूं, राइट, और आप सब मेरे बायर हैं, मेरे रिसिपिएंट हैं। मैं दिल्ली से भोपाल सप्लाई कर रहा हूं, मध्य प्रदेश। सो दूसरा टॉपिक सुनिए। मैं दिल्ली से भोपाल सप्लाई करता हूं, आईजीएसटी लगेगा, लगेगा ना। अब मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए की सप्लाई आपको की, आईजीएसटी लगाया, और आप सब भले मानस हैं, मेरे बायर मेरे कस्टमर भले मानस हैं आप सब, आपने मुझे पेमेंट भी कर दिया। अब मैंने गवर्नमेंट को टैक्स जमा नहीं कराया, सप्लायर ने टैक्स कलेक्ट भी किया पर जमा नहीं कराया। सिंपल क्वेश्चन है, क्या आपको क्रेडिट मिलेगी? बताइए क्या आपको क्रेडिट मिलेगी? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, क्या एज ए बायर, एज ए रेसिपिएंट, ऑनेस्ट एंड बोनाफाइड बायर, आपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया और सप्लायर ने जमा नहीं कराया, आपको क्रेडिट मिलेगी क्या? प्लीज बताइए यस या नो। आंसर आपके यस या नो पे होने चाहिए। सो चैट बॉक्स में बहुत सारे आंसर्स अब आना स्टार्ट हो गए। कोई यूके मोहंती हैं, उनने नो कहा। कोई रघु हैं, उनने यस कहा। राजेश चौरसिया हैं, उनने ना कहा। तो ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों ने ना और हाँ में आंसर दिया। अब आप लोग मेरी बात सब ध्यान से सुनेंगे, सब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। कोई एक अभिषेक श्रीवास्तवा हैं, उनने मेरी एक वीडियो की टैगलाइन को आपके साथ चैट बॉक्स में डाल दिया, हाउ टू डिफेंड जीएसटी आईटीसी व्हेन सप्लायर हैज नॉट पेड टैक्सेस। सो अभिषेक जी हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, यानी मेरे वीडियोज भी बहुत देखते हैं, अपने आप को भी अपडेट करते हैं। तो आज चलिए मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझिए। और आई एम श्योर आपके पास नोटिसेस भी आई हुई होंगी, आपके पास नोटिसेस भी आई हुई होंगी जब डिपार्टमेंट आपसे ये कह रहा होगा कि एज ए बायर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। और क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपके सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं कराया, राइट। अब जब आप डिपार्टमेंट आपके पास आता है, आपके पास बायर के पास, रिसिपिएंट के पास, बायर बोलता सर मेरी क्या गलती है, मैंने तो सप्लायर को पेमेंट कर दिया था। अगर सप्लायर ने जमा नहीं कराया तो आप सप्लायर के पास जाओ। पर डिपार्टमेंट क्या बोलता है मालूम है? नहीं नहीं, सप्लायर के पास नहीं जाएंगे, आप बेनिफिशियरी हो, आपने क्रेडिट लिया है, अब आप ही ये जमा करो। अगर बेचारा बायर ही जमा करेगा तो डबल टैक्स नहीं हो गया? पहले उसने सप्लायर को पेमेंट कर दिया था, अब आप बोलते हैं कि क्रेडिट नहीं मिलेगी, इस क्रेडिट को भी रिवर्स करो, पे करो, along with interest and penalty, डबल टैक्स नहीं हो गया?
डबल टैक्स प्लस इंटरेस्ट भी मांगते हो, प्लस पेनाल्टी भी मांगते हो। इस बायर की गलती क्या है बेचारे की? इस बायर ने क्या गलती कर दी? अब मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। मान लीजिए अगर ऐसी नोटिसेस आपके पास आई हुई है, इफ यू हैव रिसीव्ड द नोटिसेस फ्रॉम द डिपार्टमेंट, तो आप कैसे हैंडल करेंगे? आप कैसे रिप्लाई करेंगे? आज भोपाल के मेरे बहुत सारे साथी मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप सब मुझे सुन रहे हैं और समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं आपको कुछ फूड फॉर थॉट देता हूं। आप उस फूड फॉर थॉट के हिसाब से इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली चीज देखिए, अगर मैं इस चीज को प्री जीएसटी में जाके देखूं, प्री जीएसटी में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है के इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और उसमें यह डिस्प्यूट था कि सेंट्रल एक्साइज की क्रेडिट सैनवेट में मिलती थी, सैनवेट क्रेडिट, और सेम डिस्प्यूट था whether credit can be denied for the buyer, for the recipient, for the fault of supplier of non-payment of taxes. Same dispute था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्रेडिट कांट बी डिनाइड, आप क्रेडिट डिनाई नहीं कर सकते फॉर द फॉल्ट ऑफ सप्लायर ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यानी सप्लायर के फॉल्ट की वजह से आप बायर की क्रेडिट को डिनाई नहीं कर सकते। वैट में जाऊं तो इंडिया में जितने भी हाई कोर्ट हैं, सबने एक मत से, एक्सेप्ट बॉम्बे हाई कोर्ट इन महाकॉटन लक्ष्मी केट, एक ही केस है जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट दिया हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट का दिल्ली वैट में जजमेंट है अराइज इंडिया, और सेम whether credit can be denied for the buyer, for the recipient, for the fault of supplier of non-payment of taxes. हाई कोर्ट ने कहा ना, credit can't be denied for the buyer, for the recipient, for the fault of supplier of non-payment of taxes. और फॉर्चुनेट पार्ट, जीएसटी में भी एक ऐसा केस बिल्ड हो गया, और इंपॉर्टेंट केस बिल्ड हो गया फ्रॉम मद्रास हाई कोर्ट, डी वाई बेथल इंटरप्राइजेज, डी वाई बेथल इंटरप्राइजेज। और उसमें क्या था मालूम है? बायर ने सारा पेमेंट सप्लायर को कर दिया और सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं कराया। डिपार्टमेंट बायर रिसिपिएंट के पास चला गया और बायर से बोलता है ये क्रेडिट आप रिवर्स करो, क्योंकि आपके सप्लायर का अता पता नहीं है और सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं कराया। अब बायर बोलता है डिपार्टमेंट से, सर मैंने तो सप्लायर को दे दिया और आपने हम दोनों को रजिस्ट्रेशन दिया है, सप्लायर को भी दिया है और बायर को भी दिया है, रिसिपिएंट को भी दिया है। आप सप्लायर के अगेंस्ट में तो कोई एक्शन लेते नहीं है, आप मुझसे क्यों मांग रहे हैं इसका रिवर्सल? And in that Madras High Court judgment, it is categorically held, और बहुत अच्छा जजमेंट है, unless department take initiative against the defaulting supplier, unless any investigation and inquiry initiated against the defaulting supplier, आप बायर से, रिसिपिएंट से cannot demand reversal of credit along with interest and penalty. कई केसेस आपने देखे होंगे कि सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंट हो गया, पता नहीं है कहां चला गया, बायर से रिवर्सल मांगना स्टार्ट हो जाता है, बायर से बोलते हैं तुम रिवर्स करो, उसका तो अता पता नहीं है। दो जजमेंट है ओडिशा हाई कोर्ट का ब्राइट स्टार प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड कलकत्ता हाई कोर्ट का LGW इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एंड दोनों जजमेंट में यह कहा गया कि जस्ट बिकॉज सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंट है,
आप ये नहीं कह सकते कि बायर बोनाफाइड नहीं है। डिपार्टमेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि दे बोथ आर इन कैनिबेंस, हिंदी चीनी भाई भाई। जस्ट बिकॉज सप्लायर का अता पता नहीं है तो बायर चोर नहीं हो जाता, बायर बोनाफाइड है। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि बायर ने इन कैनिवेंस सप्लायर के साथ मिलकर कोई चोरी की है। दो जजमेंट मैंने आपको साइट किए। तो पहले मैंने आपको प्री जीएसटी की बात की, फिर मैंने जीएसटी का जजमेंट दिया। अब मैं दूसरा आर्गुमेंट देता हूं आपके सामने। एक लीगल मैक्सिम है, लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबलिया। You cannot compel a person to do something impossible. तो देखिए, एज ए बायर, एज ए रेसिपिएंट, आप डिपार्टमेंट से क्या कहेंगे? आप डिपार्टमेंट से क्या कहेंगे? कभी डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे रहा है तो आप रिप्लाई क्या करेंगे? आप उनसे कहेंगे सर देखिए, जब जुलाई 17 से जीएसटी आया था, आपने कहा था आप मुझे जीएसटीआर 2A देंगे। एज ए बायर मुझे दिखेगा कि मेरे सप्लायर ने जीएसटीआर 1 भर दिया है, वो टैक्स का भी पेमेंट कर रहा है। पर आपने जीएसटीआर 2A मुझे अंटिल बिगिनिंग ऑफ 2019, यानी जीएसटीआर 2A ने कब देना स्टार्ट किया मालूम है? सम बिगिनिंग ऑफ 2019। और पहले जीएसटीआर 2A में तो ये इंफॉर्मेशन आती ही नहीं थी कि सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया या नहीं कर दिया। तो बायर ये कह रहा है सर मेरे पास तो कोई विंडो अवेलेबल है ही नहीं है कि जिसमें मैं देख पाता कि सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट ले लिया फिर भी जमा नहीं कराया। मुझे कहां से मालूम पड़ेगा? एज ए बायर मुझे कहां से मालूम पड़ेगा कि जिस सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट ले लिया फिर भी उसने जमा नहीं कराया? क्योंकि आपने मुझे कोई भी विंडो प्रोविजन जीएसटीआर 2A जो आपको लेके आना था आपने दिया ही नहीं। आप सब एग्री करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम बताऊं, जीएसटीआर 2A में शुरू में ये आता ही नहीं था, बिगनिंग में ये आता ही नहीं था कि सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट किया या नहीं किया। तीसरी प्रॉब्लम, जब इंफॉर्मेशन आने भी लगी कि सप्लायर टैक्स का पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, पर ये इंफॉर्मेशन नहीं आती थी कि उसने सारी इनवॉइसेस जो जीएसटीआर 1 में दिखाई हैं उसका पेमेंट कर दिया है। अगर सप्लायर टैक्स का पेमेंट कर रहा है, इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है, पर इससे ये थोड़ी प्रूव हो रहा है कि मेरी इनवॉइस जिस पे मैंने क्रेडिट ली है, जिसको जीएसटीआर 1 में दिखाया गया है, उसका भी पेमेंट 3B के जरिए कर दिया गया है। क्योंकि इनवॉइस लेवल पे मैचिंग आज भी नहीं है और तब भी नहीं थी, यानी 2A आने के बाद भी ये प्रॉब्लम थी। चौथी प्रॉब्लम आपको बताऊं, डिपार्टमेंट कई बार ये कहता है कि विमल जी एज ए बायर, एज ए रेसिपिएंट आपको क्रेडिट क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपके सप्लायर ने ऐसी क्रेडिट ले रखी है प्रीसीडिंग सप्लायर से जिसका टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ, और उसी क्रेडिट को आपके सप्लायर ने यूज किया है फॉर डिस्चार्जिंग आउटपुट टैक्स। यानी अब बायर को क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो बायर बोलता है सर मुझे क्या मालूम, मैं तो इमीडिएट सप्लायर जो मेरा है उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन देख सकता हूं। मुझे अगर जीएसटी कॉमन पोर्टल पे कुछ देखना है तो मैं अपने इमीडिएट सप्लायर से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन, विद उसने जीएसटीआर 1 भरा कि नहीं भरा, वो 3B भर रहा है कि नहीं भर रहा, मैं देख सकता हूं। पर मेरे सप्लायर के प्रीसीडिंग सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट दिया या नहीं दिया, ये मैं कैसे देख सकता हूं? मेरे पास तो कोई विंडो अवेलेबल नहीं है। इज इट नॉट ए केस ऑफ लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबलिया? सटल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। यू कैन नॉट कंपेल ए पर्सन टू डू समथिंग विच इज इम्पॉसिबल। मेरे पास विंडो अवेलेबल नहीं है, 2A अवेलेबल नहीं था, हुआ तब भी ये नहीं मालूम था कि सप्लायर टैक्स का पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। इवन 2A के बाद भी हमें ये नहीं मालूम होता था कि इनवॉइस लेवल पे टैक्स का पेमेंट हुआ या नहीं हुआ।
इवन प्रीसीडिंग सप्लायर की क्रेडिट जो सप्लायर यूज कर रहा है, मुझे नहीं मालूम कि वो प्रीसीडिंग सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया। तो ऐसी कई चीजें थी जो मेरे बियॉन्ड, आई कांट सी। बर्डन ऑफ प्रूफ की एक बात होती है ना, वो मैं तभी प्रूफ कर सकता हूं जब विंडो अवेलेबल हो। विंडो अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या करूंगा? नॉट पॉसिबल। आप लोगों को मैंने दो आर्गुमेंट दिए, पहले प्री जीएसटी के लीगल, फिर पोस्ट जीएसटी में मैंने 3 जजमेंट आपको बताए, फिर मैंने एक लीगल मैक्सिम की आपके सामने बात की ना। अब तीसरी बात मैं बजट की बता रहा हूं। बजट 2022 में क्या चेंज आया? बजट 2022 में क्या चेंज आया? सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 को इनने सब्स्टिट्यूट कर दिया। और ये डिपार्टमेंट कितना स्मार्ट है मालूम है? खुद कुछ नहीं करना, हम कुछ नहीं करेंगे, सारा काम इनके ऊपर डाल दो। इनके ऊपर मतलब हम लोगों के ऊपर डाल दो, ये कुछ नहीं करेंगे। चूंकि देखिए डीवाई बेथल एंटरप्राइजेज मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट, ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने कहा दैट यू नीड टू टेक इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग सप्लायर, तभी आप बायर से रिवर्सल मांग सकते हो। तो इनने क्या किया मालूम है? 41 सबसेक्शन 2 में जाके एक नया नाटक खड़ा किया है। इस बार इस बजट में नया नाटक खड़ा किया है। क्या नया नाटक खड़ा किया है मालूम है? उनने ये क्या 41 सबसेक्शन 2 में कि जिसका सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, जिसका सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, उस क्रेडिट को बायर को रिवर्स करना पड़ेगा, और वो भी अलोंग विथ इंटरेस्ट करना पड़ेगा। वो भी अलोंग विथ इंटरेस्ट करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट की रेट क्या होगी? 18% पर एनम, 18% की ब्याज दर लगेगी। अब ये प्रोविजन इन्हें बनाने की क्यों बनाया? ये प्रोविजन क्यों बनाया मालूम है? अब कोर्ट में जब आर्गुमेंट होगा ना, तो कोर्ट को कन्विंस करने के लिए, और इस प्रोविजन में फर्दर उन्होंने क्या कह दिया मालूम है? अच्छा, जब आपका सप्लायर पे कर दे तब आप क्रेडिट ले लो। यानी पहला इनने कहा अगर आपके सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया तो रिवर्स करो, और वो भी अलोंग विथ इंटरेस्ट करो, और जैसे ही आपका सप्लायर पे कर दे आप क्रेडिट ले लो। ये प्रोविजन क्यों डाला है मालूम है बजट में? अभी कोर्ट में जाके क्या कहेंगे मालूम है? कोर्ट में जाके ये लोग ये कहेंगे, डिपार्टमेंट वाले, ये लोग, जब मैं कहता हूं तो आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। ये लोग जाके क्या कहेंगे मालूम है? ये जाके ये कहेंगे, सर ये टैक्स का पेमेंट तो हमें मिला ही नहीं, कि सप्लायर ने जमा ही नहीं कराया, तो हम क्रेडिट क्यों दें? तो हम इनसे कह रहे हैं आप रिवर्स करो, और वो भी अलोंग विथ इंटरेस्ट करो, और ले लो। जब वो पे कर देगा तो कोर्ट को अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, सर हम तो बहुत बोनाफाइड है, चूंकि हमें टैक्स का पेमेंट मिला नहीं था तो हमने इनसे रिवर्सल करने के लिए कहा, और वो भी अलोंग विथ इंटरेस्ट 18% की ब्याज दर से। और जैसे ही सप्लायर पे करेगा हम तो कह रहे हैं ले लो, हम कहां मना कर रहे। एक तीर से दो निशाने, एक तीर से दो निशाने। अब कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और आपको समझाना भी चाहता हूं, और आपके लिए एक डिफरेंस भी क्रिएट करना चाहता हूं। ये जो 41 सबसेक्शन 2 का प्रोविजन बजट में प्रपोज हुआ, एक तीर से दो निशाने। उन्होंने कहा कि रिवर्सल करो, और रिवर्सल क्यों करो? कोर्ट में ये कहेंगे कि हमें टैक्स मिला ही नहीं है अलोंग विथ इंटरेस्ट, और हमें सप्लायर के पास नहीं जाना पड़े। अब ये जितने भी बायर है ना, जितने भी रिसिपिएंट आप लोग हैं ना, आप मेरे पीछे पड़िए सप्लायर के पीछे, भैया तू जमा करा तभी मुझे क्रेडिट मिलेगा। यानी अपना काम आपके सर, डिपार्टमेंट का काम आपके सर डाल दिया कि आप भागो अब मेरे पीछे, आप मेरे पीछे दौड़ो अब। और इस प्रोविजन में कहा रीअवेल द क्रेडिट, रीअवेल द क्रेडिट जब आपका सप्लायर पे करे। सो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं, फॉर रीअवेलिंग क्रेडिट, क्या सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जिसमें टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है,
कि आपको विद इन टाइम लिमिट क्रेडिट ले लेना पड़ेगा। रीअवेलिंग के लिए टाइम लिमिट एप्लीकेबल है क्या? यस एंड नो कीजिए चैट बॉक्स में, यस एंड नो चैट बॉक्स में कीजिए। फॉर रीअवेलिंग क्रेडिट क्या टाइम लिमिट एप्लीकेबल है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। से यस एंड नो इन ए चैट बॉक्स। बताइए आप लोग चैट बॉक्स के अंदर कि हाँ रीअवेलिंग के लिए टाइम लिमिट एप्लीकेबल होती है। सो रीअवेलिंग के लिए प्रहलाद गर्ग हैं फरीदाबाद से, सुरेंद्र कुमार हैं, प्रणब लाहौटी हैं, रौनक जैन हैं, दिवाकर अग्रवाल हैं। कुछ लोगों ने यस कहा, कुछ लोग नो कर रहे हैं, पर आप नोट कर लीजिए रीअवेलिंग के लिए टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। तो जिनने नो कहा वो सब सही कह रहे हैं। रीअवेलिंग क्रेडिट के लिए टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। एस राम एसोसिएट्स, रीअवेलिंग के लिए टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, जो इंटरेस्ट आपने पे किया ऑन रिवर्सल ऑफ क्रेडिट, वो तो लॉस कॉस्ट, उसका तो कोई रिलीफ मिलने वाली है नहीं है। एम आई क्लियर? यस कह दीजिए कि हाँ सर ये वाली बात भी समझ में आ गई, यस कह दीजिए। Interest is a loss. Interest is a cost to the organization. Am I clear? Say yes in a chat box कि ये वाली बात, इंटरेस्ट की बात आपको समझ में आ गई कि हाँ इंटरेस्ट आपके लिए नुकसान है, कॉस्ट है, इंटरेस्ट का कोई उपाय नहीं। अब तीसरी बात इसमें कनेक्ट कर दूं, तीसरी बात इसमें कनेक्ट कर दूं। अभी जो एक प्रोग्राम हुआ डीजीटीएस का, मैंने उनसे पूछा था, मैंने पूछा सर ये जो 41 सबसेक्शन 2 आपने सब्स्टिट्यूट किया और आप इसमें रिवर्सल ऑफ क्रेडिट की बात कर रहे हैं along with interest and reavail the credit whenever paid, ये प्रोस्पेक्टिव क्लॉज है या रिट्रोस्पेक्टिव क्लॉज है? प्रोस्पेक्टिव है या रिट्रोस्पेक्टिव है? यानी अगर ये प्रोस्पेक्टिव है तो मेरे लिए एक आर्गुमेंट है। क्या आर्गुमेंट है? कि प्रायर टू दिस क्लॉज गेट्स नोटिफाइड, तो जैसे फाइनेंस बिल 2021 के कई क्लॉजेज 1 जनवरी 2022 से ने नोटिफाई किए ना, पुराने बजट के 21 के बजट के जो प्रोविजन थे उन्हें कब नोटिफाई किए? 1 जनवरी 2022 से। ऐसे ही जो बजट 2022 के प्रोविजन है वो भी समटाइम दिसंबर या जनवरी 2022 या दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 में नोटिफाई होंगे। तो और ये प्रोस्पेक्टिव क्लॉज है, जब हम फाइनेंस बिल देखते हैं तो प्रोस्पेक्टिव क्लॉज है। तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप सबसे शेयर करूं। मैंने इनसे पूछा सर एक चीज बताइए, एक क्लॉज तो प्रोस्पेक्टिव है और ये नोटिफाई होगा, तो नोटिफाई होगा तो प्रोस्पेक्टिव डेट से होगा, यानी आप रिवर्सल जो मांग रहे हैं वो प्रोस्पेक्टिव होगा, उस डेट के बाद से होगा। सो मान लीजिए 1 जनवरी 2023 को नोटिफाई होता है, मान लीजिए, तो मैंने अगर ये रिवर्सल का जो प्रोविजन आपने बनाया ये 1 जनवरी 2023 के बाद ही होगा, तो प्रायर टू दैट आप तो सप्लायर से ही कलेक्ट करेंगे ना, आप फिर बायर से रिवर्सल नहीं मांगेंगे। अगर आपको मालूम है कि सप्लायर डिफॉल्टर है, आपको सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी डिफॉल्टर के अगेंस्ट में इनिशिएट करनी पड़ेगी, सप्लायर के अगेंस्ट में इनिशिएट करनी पड़ेगी। यानी प्रायर टू दिस नोटिफिकेशन डेट नोटिफाइड फॉर दिस 41 सबसेक्शन 2, मेरे लिए ये आर्गुमेंट कोर्ट में रहेगा कि रिसिपिएंट को रिवर्सल नहीं करना। आपको मेरी बात समझ में आई? से यस एंड नो इन ए चैट बॉक्स। एक बार चैट बॉक्स में यस एंड नो कीजिए कि हाँ मेरी बात समझ में आ गई आपको, तो मुझे ये रहेगा कि हाँ यू गॉट माई पॉइंट। सो प्लीज चैट बॉक्स में यस कीजिए, तो ये रहेगा कि आपको मेरी बात समझ में 100% आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि
ऑल राइट, सो वैलिड पॉइंट, दिवाकर अग्रवाल ने कहा वैलिड पॉइंट, और आप लोगों को मेरी बात भी समझ में आ रही है. सो दिस इज व्हाट द गुड पॉइंट which I'm interpreting, and to my mind that is how it is going to be interpreted. So 41 subsection 2 reversal का provision only from the date of notification से applicable होगा. Am I clear to all? From the date of notification से applicable होगा. तो मैंने आपको ये सारी बात अच्छी तरह से समझा दी. तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी, जिसमें ये लिखा हुआ है सप्लायर शुड हैव पेड टैक्सेस, इसका मैंने सारा डायग्नोसिस करके आपके सामने रख दिया. तो मैंने बड़ा क्रिस्टल क्लियर कह दिया कि 41 सबसेक्शन 2 प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होगा. प्रायर टू दैट हमारे पास ये सारे डिफेंस हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट प्री जीएसटी का, वैट के जजमेंट, जीएसटी के जजमेंट, लीगल मैक्सिम लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबलिया, ये सारे आर्गुमेंट हमारे फेवर में हैं. एज ए बायर वी कैन डिफेंड आवरसेल्फ, बट पोस्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन 41 सबसेक्शन 2 जिस दिन नोटिफाई हो जाएगा, उसके बाद हमारे लिए ये प्रोविजन, हमारे लिए एक रिस्ट्रिक्शन है कि सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो, अगर नहीं किया होगा तो वी हैव टू रिवर्स. सो बी केयरफुल. सो आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बताइए. दिस इज माय सेकंड पॉइंट ऑफ टुडेज डिलिब्रेशन. क्लियर है आप सभी को? आप लोग बताइए प्लीज. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस कीजिए एक बार चैट बॉक्स में, मुझे भी लगेगा चलिए सेकंड पॉइंट भी अच्छी तरह से डिलिब्रेट हो गया. ऑल राइट, सो सेकंड पॉइंट पे भी हम सहमत हैं. ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. सो कश्मीर सिंह हैं, उन्होंने कहा सर आपको सुनने के बाद हमारे सारे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं. सो कश्मीर भाई आप लोग इतने अच्छे हैं, मैं क्या करूं, मैं तो थोड़ा बोलता हूं, आप ज्यादा समझ जाते हैं, मैं तो ये मान के चलता हूं. तो मैं ये समझ के चलता हूं कि मैं तो थोड़ा समझाता हूं, आप लोग पूरा समझ जाते हैं. ये आप लोगों की अच्छी बात है. अब लास्ट केस स्टडी करेंगे, ओनली लास्ट केस स्टडी. टाइम जितना रिस्ट्रिक्टेड रहता है, जितना टाइम मुझे परमिट करता है, मैं उसी के अंदर कोशिश करता हूं. लास्ट एक केस स्टडी करेंगे और उसके बाद देन वी विल ट्राई टू सम अप. बर्निंग टॉपिक है, कनेक्ट भी कर रहा हूं और चीजों को आगे समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं. लेट्स लिसन दिस लास्ट टॉपिक ऑफ द डे. जीएसटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज क्या आ रही है हमारे में दोस्तों? एज ए बायर एंड एज ए रेसिपिएंट आपके लिए बड़ा चैलेंज है कि क्या करें, कैसे हमें क्रेडिट मिलनी चाहिए. हमारी क्रेडिट बड़ी प्रॉब्लमेटिक है. तो इस बार के बजट में इवन गवर्नमेंट ने एक और अपना स्टांस चेंज किया. पहले टू वे कम्युनिकेशन होता था, सप्लायर एंड रेसिपिएंट, टू वे कम्युनिकेशन. इस बजट में उन्होंने कह दिया बिमल टू वे कम्युनिकेशन गॉन, अब दो वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, अभी वन वे कम्युनिकेशन होगा. यानी बायर की क्रेडिट, रिसिपिएंट की क्रेडिट किस पे डिपेंडेंट होगी? सप्लायर पे. अब आपको ऐसे सप्लायर से काम करना है जिसे जीएसटी के बारे में पूरा नॉलेज हो, पूरा ज्ञान हो, वो टाइमली अपना जीएसटी का रिटर्न भरता हो, टाइमली जीएसटी का पेमेंट करता हो. अगर वो ऐसा करता है तभी आपको क्रेडिट मिलेगी सर. इनने कह दिया सब खत्म, बहुत हो गया, बहुत हमने देख लिया, सारे चोर हैं. इनके हिसाब से सारे, इनके हिसाब से समझ गए ना, इनका हिसाब जैसे ही बोलता हूं तो आप सब समझ गए ना. इनके हिसाब से सब चोर है, सबको चोर बना दिया इनने. अब मैं आपको बताऊं, इस पॉइंट पे मैंने रेवेन्यू सेक्रेटरी से बहुत बड़ी बात की थी, बहुत बड़ी बात की थी, और आज आप सब मेरे से सहमत होंगे जो मैंने उनके सामने कही थी.
डिपार्टमेंट एक ही बात पे बार बार कह रहा है, फेक इनवॉइस फेक क्रेडिट, फेक इनवॉइस फेक क्रेडिट, यही कह रहा है ना। और ये लॉ को डे बाय डे स्ट्रिंजेंट बनाते जा रहा है, स्ट्रिंजेंट। दीज आर डिटरेंट अगेंस्ट द टैक्स इवेडर, दीज आर डिटरेंट अगेंस्ट द टैक्स इवेडर। मैं मना नहीं कर रहा, आप ऐसे प्रोविजन इसलिए बना रहे हो कि आप सारे टैक्स इवेडर को स्टॉप करना चाहते हो, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन होता क्या है, इन प्रोविजन की वजह से जो जेन्युइन एंड ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं उनको परेशान किया जाता है, परेशानियां उनको झेलनी पड़ती हैं। तो रेवेन्यू सेक्रेटरी से मैंने क्या कहा, पहले आप इसको सुनिए, आपको बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। पर आंसर उन्हें नहीं दिया था, पब्लिक डोमेन पे है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा। और मैंने ये क्वेश्चन रेवेन्यू सेक्रेटरी से रेज किया था, जो मैं आज आपके सामने कह रहा हूं। मैंने कहा सर, आप कहते हैं फेक इनवॉइस एंड फेक क्रेडिट, और ये फेक इनवॉइस फेक क्रेडिट क्यों हुई सर, आपको मालूम है? मैं आपको बताता हूं। जब जीएसटी आया था तो इनने क्या कहा था, सप्लायर जीएसटीआर 1 भरेगा बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, जो बायर के 2A में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। बायर अपना जीएसटीआर 2 आईटीसी के लिए भरेगा, तो 2A को देखेगा वो, और 2A में ऐड मॉडिफाई डिलीट, मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं है जो सप्लायर ने चढ़ानी थी तो वो ऐड कर देगा, कोई मॉडिफाई करनी है तो मॉडिफाई कर देगा, और कोई डिलीट करनी है जो उससे रिलेटेड नहीं है तो डिलीट करेगा, और अपना जीएसटीआर 2 बाय 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ भरेगा। और जैसे ही बायर ने जीएसटीआर 2 भरा और उसने कोई ऐड मॉडिफाई डिलीट किया, तो वो जीएसटीआर 1A फॉर सप्लायर के लिए ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। यानी फिर सप्लायर को आइदर एक्सेप्ट करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा, एंड वो जीएसटीआर 3 फाइल करेगा। कुछ ऐसा सिस्टम था ना हमारा जब जीएसटी आया था, जब हमने सोचा था। तो मैंने क्या कहा उनसे, मैंने उनसे ये कहा, सर ये फेक इनवॉइस और फेक क्रेडिट का जिम्मेदार कौन है मालूम है? आप लोग जीएसटी का ऑटोमेटेड रिटर्न सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। अगर आपने 1, 2A, 2, 1A और 3 को इंप्लीमेंट कर दिया होता तो ये जो टैक्स इवेडर, मशरूम टैक्स इवेडर जो पैदा हुए वो नहीं होते। उनने क्यों फेक इनवॉइस रेज किए मालूम है सर? कि वो देखते थे कि मैं तो 1 भर रहा हूं, 2A तो था ही नहीं शुरू में, 17, 18, 18, 19 टिल बिगनिंग ऑफ 2019 2A था ही नहीं, तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था वो टैक्स का पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये 2A था ही नहीं। तो बायर को तो मालूम ही नहीं होता था कुछ भी, रिसिपिएंट को तो कुछ नहीं मालूम, बायर की छोड़िए, इवन टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं मालूम था क्योंकि 2A नहीं था। तो ऐसे छोटे छोटे टैक्स इवेडर ने इसका फायदा उठाया, से बिल फाड़ते थे और 1 भर देते थे, और क्रेडिट चली जाती थी बायर के पास। 2A था नहीं, मालूम पड़ता ही नहीं था कि सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट किया या नहीं किया। वो तो अब निकल के आ रहे हैं, पुराने जितने पाप हैं अब निकल के आ रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम सब जिम्मेदार हैं? सर, आप जीएसटी का ऑटोमेटेड रिटर्न सिस्टम इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाए, आप हमारे ऊपर दोष दिए जा रहे हैं। फिर आपने कहा कि नहीं, हम इसको 2 वे कम्युनिकेशन बनाएंगे। 2018 में 43A, सेक्शन 43A इंट्रोड्यूस किया गया, आज तक नोटिफाई नहीं हुआ सर। अब बजट 2022 में आके बोलते बिमल खत्म, सब खत्म, कुछ नहीं। पहले जो सोचा था वो भी खत्म, 43A सोचा वो भी खत्म, यानी 42, 43, 43A तीनों सेक्शन को इनने ऑमिटेड कर दिया, प्रपोज टू बी ऑमिटेड। अब इनने कह दिया बिमल अब सब यूनिलैटरल होगा, 1 वे कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन खत्म। अब बायर की क्रेडिट किस पे डिपेंडेंट है? सप्लायर पे।
आपका सप्लायर जीएसटी का पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए, प्रॉपर अपना GSTR1 भरता हुआ होना चाहिए, टाइमली भरता हुआ होना चाहिए और टैक्स भी टाइमली देता हो, तभी आपको क्रेडिट मिलेगी, वरना आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। सर अब तो यही होने वाला है, तैयार हो जाइए। नो योर सप्लायर, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में होता है ना, नो योर कस्टमर, जीएसटी में ने कह दिया नो योर सप्लायर और कुछ चेंजेस किए। और वो चेंजेस क्या है आप सुन लीजिए एक बार के लिए। तो पहले मैं चेंजेस पे जाऊं, आप लोग मुझे मेरी बात बताइए जो मैंने रेवेन्यू सेक्रेटरी से कही थी कि सर जो फेक इनवॉइस और फेक क्रेडिट जो इशू हुआ उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है, क्योंकि आप जीएसटी ऑटोमेटेड रिटर्न सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। अगर 2A आ गया होता तो मशरूम काइंड ऑफ टैक्स इवेडर नहीं जन्म लेते। इन लोगों ने जन्म इसीलिए लिया कि इनको लगा कौन पकड़ेगा, कौन हमें देखेगा, कुछ नहीं है। आप सब सहमत है जो मैंने आपसे कहा? प्लीज बताएं आप लोग अपने चैट बॉक्स में यस एंड नो करें कि हाँ सर आपने जो वाली बात कही इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट ने ही प्रॉब्लम की है। अगर इनने जीएसटी ऑटोमेटेड रिटर्न सिस्टम डाला होता तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती। एम आई राइट इन सेइंग सो? से यस एंड नो, एक बार यस एंड नो कीजिए चैट बॉक्स में। सो मुझे तो यानी ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, बट अब ठीक है, अब जो चेंज होना है उसकी तैयारी करते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। कोई संजीव गोस्की हैं, उन्हें कहा सारे फॉरवर्ड टैक्स को आरसीएम में ले जाओ। सर बहुत सी चीजें इज टू इजी टू से, बट बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। आप सुन लीजिए क्या क्या चेंज हुए। पहले पिछली बार बजट में बजट 2021 जिसके प्रोविजन 1 जनवरी 2022 से इंप्लीमेंट किए गए। 1 जनवरी 2022 से क्या क्या चेंज इंप्लीमेंट किए गए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। पहला, रूल 59 सब रूल 6, उसमें उन्होंने कहा बिमल अगर आपने अपना प्रीसीडिंग मंथ का 3B नहीं भरा तो आप सक्सीडिंग मंथ का GSTR1 नहीं भर सकते। समझने के लिए, अगर जनवरी का आपने 3B नहीं भरा तो आप फरवरी का GSTR1 नहीं भर पाएंगे। कब से एप्लीकेबल है? 1 जनवरी 2022 से। सेकंड, और ये प्रोविजन चेंज क्यों किया आपको समझना पड़ेगा। ये प्रोविजन क्यों चेंज किए गए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कई लोग क्या करते हैं, GSTR1 भर देते हैं और क्रेडिट पास ऑन कर देते हैं और उसका टैक्स का पेमेंट नहीं करते। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्हें कहा इंश्योर करते हैं बच्चा, अब तो 3B भरवाएंगे उससे प्रीसीडिंग मंथ का, तभी आगे का GSTR1 भरने देंगे। तो इस चीज को रोकने के लिए उन्हें प्रोविजन कर दिया, जब तक आप प्रीसीडिंग मंथ का 3B नहीं भरेंगे सक्सीडिंग मंथ का GSTR1 नहीं भर सकते। 1 जनवरी 2022 से। दूसरा चेंज उन्होंने क्या किया, 1 जनवरी 2022 से एक एक्सप्लेनेशन था सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 में इंसर्ट किया गया और उन्होंने कहा बिमल, और ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा बिमल अगर आप अपना GSTR1 भरते हैं, मान लीजिए आपका GSTR1 50,000 रुपए की आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी है, 50,000 की, और गलती से आपने 5 लाख रुपए दिखा दिए। गलती से कई बार एक जीरो बढ़ जाता है ना, आपको मालूम है जीएसटी रिटर्न भरते वक्त कितनी दिक्कतें होती हैं। गलती से एक जीरो बढ़ गया आपका, तो 50,000 हो गया 5 लाख रुपए। अब आपने भर दिया GSTR1, तो अब तो नया सिस्टम आया ना, सबमिट का बटन हट गया, अब तो सीधे फाइल रहेगा। तो GSTR1 में भी फर्दर इम्प्रोवाइज किया इनने। अब 50,000 की लायबिलिटी 5 लाख में भर गई। अब आपके लिए प्रॉब्लम, एक बार भर गया तो आप रिवाइज तो कर नहीं सकते। अब तो सक्सीडिंग मंथ में जाके एमएनडी होगा वो, पर टैक्स तो आपको पे करना है ना रिलेवेंट टैक्स पीरियड का।
तो जब आप पे करेंगे तो आप 50,000 ही पे करेंगे 3B से, आप 5 लाख थोड़े ही पे करेंगे, 50,000। तो जो डिफरेंस है 4.5 लाख रुपए का, उसका क्या होगा? एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 में उन्होंने कह दिया, बिमल इसको हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स मान लेंगे, एंड दिस सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैन बी रिकवर्ड without issuance of so-called notice under section 73 non-fraud cases, under section 74 fraud cases। उन्होंने कहा बिमल इसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स मान लेंगे। एक तरफ से ये वाली बात अच्छी भी है और एक तरफ से गलत भी है। अच्छी कहां पे है मालूम है? जो बंदे GSTR 1 भरते थे, क्रेडिट पास ऑन कर देते थे और टैक्स का पेमेंट नहीं करते थे, उनको रोकने के लिए ये प्रोविजन बहुत अच्छा है कि किसी ने 5 लाख का GSTR 1 भर दिया और क्रेडिट पास ऑन कर दी 5 लाख की, पर टैक्स पे किया 50,000 रुपए का, उनको रोकने के लिए प्रोविजन बहुत अच्छा है। और खराब किन के लिए है? कि गलती हो गई सर, बोनाफाइड क्लरिकल एरर, गलती हो सकती है मेरे से, 50,000 का 5 लाख हो गया, पर टैक्स तो मेरा 50,000 ही रहेगा ना। आप मुझे कुछ टाइम दो, 4 महीने 6 महीने टाइम दो, मैं अमेंड कर दूं, जिससे मैं रिकंसाइल कर लूं इसको। आप इसको ऐसा नहीं कह सकते ना, सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड कैन बी रिकवर्ड विदाउट इशुएंस ऑफ सो कॉज नोटिस, नहीं हो सकता ना। तो प्रोविजन इसलिए चेंज हुआ कि हम टैक्स इवेडर को रोक रहे थे, पर प्रॉब्लम हम किसके लिए कर दे रहे हैं? जेन्युइन एंड ऑनेस्ट टैक्स पेयर के लिए। ये प्रोविजन डिपार्टमेंट वाले जो नीचे लेवल पे बैठे हैं ना, ये दे विल स्टार्ट यूजिंग अगेंस्ट जेन्युइन एंड ऑनेस्ट टैक्स पेयर। बट मैंने कहा सर कम से कम 4 से 6 महीने का टाइम तो दे दो कम से कम। पर चिंता मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिकवरी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप सेक्शन 37 और 39 में जाएंगे तो आपके लिए रिलीफ है, आपके लिए रिलीफ है। डोंट वरी, ऐसी रिकवरी की नोटिस आए तो घबराना नहीं है, बिंदास, मैं हूं ना, चिंता नहीं करना है आपको। अब ध्यान से सुनिए, बजट में, बजट 2022 में क्या चेंज किए गए। सेक्शन 37 और 39 सिक्वेंशियल फाइलिंग का एक सिस्टम डाल दिया अविन ने कहा बिमल हम ना अब एक सिक्वेंशियल फाइलिंग की ओर जा रहे हैं, और जो भी इस तरह की प्रॉब्लम थी, इन सारी प्रॉब्लमों को हम आने वाले टाइम में सॉल्व कर देंगे। 37 में उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले ध्यान से सुनिए। 37 में उन्होंने कहा बिमल अगर आपने पुराना GSTR 1 नहीं भरा, प्रीसीडिंग पीरियड तक का GSTR 1 नहीं भरा, तो आप रिलेवेंट टैक्स पीरियड का GSTR 1 नहीं भर सकते। तो आपको अगर मान लीजिए फरवरी का GSTR 1 भरना है, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि टिल जनवरी आपका GSTR 1 भरा हुआ होना चाहिए। तो सिक्वेंशियल फाइलिंग की बात कर रहे हैं और ये गुड प्रोविजन है। देखिए आने वाले टाइम में अगर ये चीजें इंप्लीमेंट प्रॉपर तरीके से हो गई, तो कम से कम जो ITC का डिस्प्यूट बायर के एंड पे होता था, रिसिपिएंट के एंड पे होता था, वो खत्म हो जाएगा। पहली बात। 39 में क्या चेंज किया मालूम है? 39 में चेंज किया कि बिमल अगर आपने रिलेवेंट टैक्स पीरियड के लिए अगर GSTR 1 नहीं भरा है, तो आप 3B नहीं भर सकते। यानी सबसे पहले आप GSTR 1 भरिए, फिर आप 3B भर सकते हैं। तो यानी जो लोग सिर्फ 3B भरते थे, 1 नहीं भरते थे, ये भी किस्सा खत्म। और सिक्वेंशियल फाइलिंग है, यानी पुराना GSTR 1 भरिए तभी रिलेवेंट टैक्स पीरियड का GSTR 1 भर सकते हैं। तो यानी सिक्वेंशियल फाइलिंग के जरिए एंड हैविंग प्रोविजन ऑफ रूल 59 सब रूल 6 रेट विद एक्सप्लेनेशन ऑफ 75 सबसेक्शन 12, ये जो चीजें हैं ये ओवरकम होंगी, बट इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम। पुरानी चीजें, पुराना लिटिगेशन ये तो चलता रहेगा, बट आने वाले 1 साल में मैं देख रहा हूं कि ये अगर चीजें प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो गई, तो जो बोनाफाइड बायर है, जो बोनाफाइड रिसिपिएंट है, उसकी लाइफ इजी हो जाएगी।
कुछ प्रॉब्लम रहेंगी, बट ये चीजें आने वाले टाइम में अच्छी होने वाली हैं। दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक टू मी। और एक कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज और उनने किया कि अगर आपके जीएसटीआर 1 और 3B में 1 और 3B में कोई ओमिशन या एरर हो गई है, ओमिशन मतलब छूट गया, एरर मतलब गलती हो गई, और आप अगर उसको अमेंड करना चाहते हैं तो आप इसको अमेंड कर सकते हैं टिल 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी आपका किसी रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में जीएसटीआर 1 और 3B है, उसमें कोई ओमिशन एंड एरर हो गई है, तो उसको आप अमेंड कर सकते हैं टिल 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी जो 50,000 वर्सेस 5 लाख का जो डिफरेंस था ना, जो मैं आपको बता रहा था, वो इस अमेंडमेंट के जरिए कवर अप हो जाएगा। तो यानी रिकवरी इतना आसान नहीं है, बट ठीक है, अब जिस हिसाब से ने प्रोविजन बनाया सिक्वेंशियल फाइलिंग के जरिए आने वाले टाइम में 2 वे कम्युनिकेशन गॉन, इट इज यूनिलैटरल। अब वो एक्सपेक्ट करते हैं बिमल जैन एज ए सप्लायर जीएसटी का महाज्ञानी होगा, जो टाइमली अपना जीएसटीआर 1 भरेगा और टाइमली टैक्स का पेमेंट करेगा। चैलेंजेस तो यहां भी रहेंगे सर, कि जीएसटी की लाइबिलिटी एक्रूअल बेसिस पे है ना, एक्रूअल मुझे जमा कराना है, मैंने कलेक्ट किया या नहीं किया, मैंने कलेक्ट किया या नहीं किया, फिर भी मुझे जमा कराना है, नहीं जमा कराया तो 18% की ब्याज। अभी बहुत से चैलेंजेस हैं, बट दैट इज व्हाट दे आर परसीविंग। उनको लगता है कि, उनको लगता है, समझ गए ना, उनको लगता है। तो जीएसटी गुड एंड सिंपल टैक्स जो हमने सपना देखा था, अभी भी वो सपना है, समय लगेगा, लेट्स सी हाउ लॉन्ग, बट आई एम होपफुल अबाउट, एंड दैट इज व्हाट द नेक्स्ट बर्निंग टॉपिक विच आई थॉट मैंने बजट 2022 से कनेक्ट किया। तो आप लोग सबसे पहले मुझे चैट बॉक्स में ये बताइए कि आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ या ना कीजिए सबसे पहले, तो मुझे ये लगेगा चलिए आप लोग मेरी बात अच्छी तरह से समझे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्लीज बताइए यस और नो चैट बॉक्स में सबसे पहले, तो मेरे लिए एडवांटेज ये हो जाएगा कि आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं और ये चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए, ऑल राइट, यस एंड नो, थैंक यू वेरी मच। सो आपके यस वेरी नाइस, बहुत कुछ आ गया, बहुत कुछ अच्छा लगा। अब मैं 2-3 क्वेश्चंस आपके लूं, उससे पहले 2-3 चीजें आपसे पूछ लूं, 2-3 क्वेश्चन लूं, उससे पहले 2-3 क्वेश्चन पूछ लूं आपसे। देखिए, आज 2 घंटे का वेबिनार था, 4 से 6 का टाइम था, ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, और हमने 3 टॉपिक के ऊपर एक्सटेंसिवली, 3 टॉपिक के ऊपर पूरी तरीके से मैंने आपको डिलीवर करने की कोशिश की, जिससे आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, एंड आई एम श्योर आपको मजा भी बहुत आया होगा विदाउट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर मैंने आपको इतना समझा दिया और आप इतना समझ गए, तो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट ईच वन ऑफ यू। मुझे तो सबसे पहले आप सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बिना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के भी आपने इतनी अच्छी तरह से मुझे समझा। सो कॉम्प्लीमेंटिंग ईच वन ऑफ यू जो अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे सुन रहे हैं। और अब अगर आप चाहते हैं कि और भी चीजें हम एक दूसरे के साथ टच में रहें, तो देखिए आप मेरे ट्विटर अकाउंट, मेरे लिंक्डइन अकाउंट, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, लॉट ऑफ वीडियोज, हिंदी हिंदी इंग्लिश मिक्स, इंग्लिश कई वीडियोज जीएसटी रिलेटेड मैं डालता हूं, आप उन्हें वॉच कीजिए, आपको मजा आएगा, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। एंड मैं तो पूरी कोशिश करता हूं जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स बनाया जा सके।
जीएसटी को हम गुड एंड सिंपल टैक्स के रूप में कन्वर्ट कर पाए। आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट, दैट इज व्हाट। तो कई हमारे साथी हैं कि सर थोड़ा ज्ञान R9 की टेबल 6, 7, 8, 12, 13 का भी दे दीजिए। सो बहुत से साथी हैं। केडी भाई साहब, केडी अकाउंट सर्विसेज, 2 दिन रह गए हैं आपको 9 और 9C भरने के लिए। तो अब थोड़ा सा 6 बज गए हैं। आज मैं इजाजत लेना चाहूंगा। थोड़ा सा अगर आपने कहा है थोड़ा टच कर देता हूं, जिससे आपकी बात भी रह जाए और मेरी भी बात रह जाए। ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, जब मैं 2021 का 9 और 9C भर रहा हूं, तो सबसे पहले आपके पास 2 आइटम होते हैं, एक आउटवर्ड सप्लाई और एक आपकी आईटीसी। आउटवर्ड सप्लाई आपकी जीएसटीआर 1 से ड्राइव होती है, राइट? और आईटीसी जो है वो आपकी जीएसटीआर 3B से ड्राइव होती है। चूंकि केडी अकाउंट सर्विसेज वाले हैं, कल मेरे फेसबुक अकाउंट पे भी 2 लोगों ने चल के डाला 9 पे, पर वो टॉपिक ही डिफरेंट है, इसलिए मैं प्रॉपर नहीं ले पाया। लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊं। 2021 की क्रेडिट, 2021 की क्रेडिट जो आपने 3B में ली है, वो आपके टेबल 6A में ऑटो पॉपुलेट होती है। और 2021 की क्रेडिट जो आपने अप्रैल 21 से लेके सितंबर 21 में ली है, वो टेबल 13 में अवेल करते हैं और रिवर्सल आप टेबल 12 में करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, 2021 की क्रेडिट 2021 में ली तो रिलेवेंट टेबल होगी टेबल 6, जहां आप अवेल की बात करते हैं, टेबल 7 जहां आप रिवर्सल की बात करते हैं। अगर 2021 की क्रेडिट आपने अप्रैल 21 से सितंबर 21 में ली है, अवेल्ड की है टेबल 13, रिवर्स की है टेबल 12, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट आपके टेबल 8C पे जाता है, तो वो आप थोड़ा सा उस पार्ट को देख लीजिएगा। अब इसमें कई चीजें हैं, आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियो, आप सबसे बता रहा हूँ केडी अकाउंट सर्विस वाले जानना चाहते हैं, बट 1 साल पुराना आप देखिएगा, मैंने ऐसे कई वीडियोज 9 और 9C पे बनाए और बिना पैसे में। प्लीज, आपको कोई चार्जेस नहीं देने, कोई चार्जेस नहीं देने। आप जस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, ऐसे पुराने वीडियो बने हुए ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, आप उनको देखिए। आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी क्वेरी जो भी आपके माइंड में है, आई एम डैम श्योर 99% सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। रेस्ट आपके काम आएंगी, एंड दैट इज व्हाट माय आंसर टू ऑल ऑफ यू।